तो हम बात कर रहे थे यार पीवाईक्यूज की एंथ्रोपोलॉजी के। 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसकी बात कर रहे थे। पेपर 1 हमने कवर कर लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब हम पेपर 2 को कवर करेंगे, है ना, 2022 के। सो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, पिट ड्वेलर इन कश्मीर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन आए थे तो वो उसका पीडीएफ नीचे मिल जाएगा। बट हाँ, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, सेक्शन ए का, पिट ड्वेलर्स इन कश्मीर के अंदर हमको क्या लिखना है, नोट लिखना है 150 वर्ड में। सो हमारे पास कैसे लिख सकते हैं यार। सो जो पिट ड्वेलर्स हैं कश्मीर के अंदर, है ना, इट रेफर्स टू व्हाट, इट इज़ एन एंशिएंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल जो कि वहाँ रहते थे, है ना, पिट ड्वेलिंग्स के अंदर या फिर अंडरग्राउंड होम्स के अंदर रहते थे, उसको हम बोलते थे पिट ड्वेलर्स। सो द पिट dwellers of Kashmir refer to an ancient community of people who inhabited the region and lived in underground homes। ओके, एंड सबसे पहले तो यहाँ पे जो पिट, है ना, पिट ड्वेलिंग्स की साइट्स की बात करें तो सबसे प्राइमरली कहाँ फाउंड देखने को मिला यार, बुरजा होम, जो कि कश्मीर वैली के अंदर है। वन ऑफ दी अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट बोल सकते हैं यार साउथ एशिया के अंदर। देखो इस प्रकार से इंक्लूड करने से अच्छा है कि हम बात कि दिस पिट ड्वेलिंग्स वेर प्राइमरली फाउंड इन बुरजा होम्स। ठीक है, पिट ड्वेलर्स मतलब सब मतलब समझ आ रहा है, तो ऐसे ही हो गया है ना, अंडरग्राउंड होम्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस pit dwellings were primarily found in the Burjahom archaeological site located in the Kashmir Valley, which is considered one of the earliest Neolithic sites in साउथ एशिया, है ना। यहाँ पे जो पिट ड्वेलिंग्स हैं वे एसेंशियली कैसे थे भाई, ओवल शेप ड्वेलिंग्स है जो कि ग्राउंड के अंदर, है ना, खुद ही गए थे। इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव रूफ होता था। द पिट ड्वेलिंग्स वेर essentially circular or oval shaped pit dug into the ground, which were then covered with a blend of mud and wood to form a protective roof। ठीक है, जनरली
ये जो थे वो थोड़े उभरे होते थे, बट कहीं कहीं पे बहुत डीप भी पाया गया है यार, ठीक है। एंड दिस अंडरग्राउंड फोम प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट दी हार्श वेदर कंडीशंस ऑफ द रीजन स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। एंड इनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हंटिंग गैदरिंग लाइफ स्टाइल थी, है ना, विथ हैवी रिलायंस ऑन व्हाट, नेचुरल रिसोर्सेस। द पिट ड्वेलर्स, तो हम बोल देते हैं कि भाई इनका पर्पस क्या था, है ना, दिस अंडरग्राउंड होम्स these underground homes provided insulation against the harsh weather conditions of the region and especially during the winter months। एंड यहाँ पे जो पिट ड्वेलर्स थे कश्मीर के अंदर, दे प्राइमरली फॉलोड व्हाट, हंटिंग गैदरिंग, एंड दे हंटेड एनिमल लाइक डियर, शीप, गोट। The pit dwellers of Kashmir primarily followed a hunting and gathering lifestyle with heavy reliance on what, abundant natural resources जो कि इस रीजन में होंगे उसके ऊपर ना। धीरे धीरे बट वो शिफ्ट हुए टुवर्ड व्हाट, हमारे पास कल्टिवेटिंग वीट एंड बार्ले। हमारे पास ये जो पिट ड्वेलर्स हैं वहाँ पे हमारे पास एक रिच कल्चरल लाइफ के एविडेंस भी देखने को मिले हैं यार, है ना। उनके अंदर एक रिलीजियस प्रैक्टिस भी पाया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लाइक टेराकोटा फिगरिन्स देखने को मिले, पॉटरी देखने को मिले, और भी जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं उससे हमको समझ आता था कि हाँ यार यहाँ पे ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे ये जो लाइफ स्टाइल था हंटिंग गैदरिंग था, बट एज द कम्युनिटी प्रोग्रेस्ड दे gradually transition to an agrarian lifestyle, cultivating crops like barley and wheat। ओके, एंड ये जो पिट ड्वेलर्स थे of Kashmir had a rich cultural life with evidence of their artistic and religious practice found in the form of terracotta figurines, pottery and other artifacts discovered at the Burza home site।
ओके। सो हमारे पास बहुत सारे ब्यूरल रिचुअल्स भी यहाँ पे देखने को मिले यार, कि उनको उनके जो गुड्स हैं उनके साथ उसको दफना दिया जाता था, जो लोग इस्तेमाल करते थे उसके साथ, ठीक है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं ये पिट डॉलर्स को कश्मीर के अंदर, वो हमको क्या बताता है भाई, उनका एक ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न कैसा था, है ना, इवोल्यूशन कैसे हुआ कल्चरल प्रैक्टिस का, वो हमको बताता है। सो इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो पिट ड्वेलर्स था, एक तरह से इस प्रकार से भी कि जो पिट ड्वेलर्स थे कम्युनिटी एबिलिटी टू adapt to the challenging environment of the Kashmir Valley and their gradual shift to agriculture showcase the resilience and innovation of early human societies। ओके। सो इस प्रकार से हमने आंसर लिखा भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था पिट ड्वेलर्स इन कश्मीर। तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि जो पिट ड्वेलिंग साइट से जनरली कहाँ पे पाया जाएगा भाई, कहाँ पाया गया हमारे पास कश्मीर के अंदर बुरजा होम, जो कि कश्मीर वैली के अंदर है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक ओवल, है ना, पिट थे भाई, जो कि प्रोटेक्टिव रूफ के साथ थे, है ना। एंड यहाँ पे ये क्यों बनाए गए थे, टू प्रोवाइड इंसुलेशन टू हार्श वेदर कंडीशन एंड जनरली विंटर मंथ्स के अंदर, है ना। यहाँ पे इनका जो लाइफ स्टाइल था वो जनरली हंटिंग गैदरिंग था, बट लेटर यहाँ पे ये, है ना, एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए, है ना। और ये भी हमने बोला कि देखो यार यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल एंड हमारे पास आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस प्रैक्टिस भी देखने को मिलती थी, जो कि हमको पता चलता है थ्रू टेराकोटा फिगरीन्स पोट्री के थ्रू, है ना। और इसके साथ साथ हमने ये बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ब्यूरियल रिचुअल्स भी थे, उसकी बात कर सकते हैं। बट हाँ हमारे पास 120 वर्ड्स में बताने हैं, इसलिए जैसे कि हंटिंग गैदरिंग में बोल सकते हैं कि देखो ये गोट शीप, है ना, डियर का हंट करते थे। टूल मेकिंग एंड पोट्री प्रोडक्शन भी देखने को मिला यार। सो हमने लास्ट में कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट जो ये इनकी एबिलिटी थी ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को साथ अडेप्ट करने की, एक ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड द एग्रीकल्चर, ये बताता है कि कितने रेजिलिएंट थे, कितने इनोवेटिव थे हमारे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, वर्ना एंड बुद्धिज्म की बात करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में किसकी बात करेंगे यार, वर्ना की। वर्ना होता क्या है ना। सो वर्ना एक कॉन्सेप्ट है हिंदुज़म के अंदर, रिफर्स टू द हायरार्किकल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू द 4 कैटेगरीज, जो कि ब्राह्मीण, क्षत्रिय, शूद्रा, है ना, एंड वैश्य। एंड ये जो सोशल सर्टिफिकेशन है ये हमारे पास देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटीज़ का मेन कारण रहा है। बट जो बुद्धिज़्म है एज अ रिलीजन एंड फिलोसफी एमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू दिस रिजिडिटी एंड इन इक्वालिटीज इन द वर्ना सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट वर्ना एज अ कॉन्सेप्ट इन हिंदुज़म refers to the hierarchical division of society into 4 main categories: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras। वाइल, है ना, इससे क्या होता है भाई, दिस सोशल सर्टिफिकेशन हैज़ अ मेन और हैज़ बीन अ मेन सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी इन सोसाइटीज़।
है ना, एंड बुद्धिज्म emerged in response to this rigidity. So and Buddhism as a religion emerged as a response to the rigidities. Okay. सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो बुद्धिज़्म है इट इज़ फाउंडेड बाय वो हुम, इट इज़ फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम, है ना, बिकॉज जो बुद्धा थे he rejected the idea that an individual social status should be determined by birth, एंड इन्होंने फोकस किया कि उसके एक्शन से, उसके कर्म से, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से यहाँ पे उसको डिसाइड होना चाहिए कि उसका सोशल स्टेटस क्या है। ना जो सिद्धार्थ गौतम ने बनाया था, क्यों बनाया था भाई? टू एस्टेब्लाइज एन इक्वलिटेरियन सोसाइटी बाय डिसमेंटलिंग द हायरार्किकल वर्ना सिस्टम, सो टू एस्टेब्लिश अ मोर egalitarian society by dismantling the hierarchical वर्ना सिस्टम। ठीक है, कि बुद्धा ने rejected the idea that an individual's social status should be determined by बर्थ। है ना, तो जो मानते थे कि बर्थ से डिटरमाइन करना चाहिए, उसका जो आइडिया था उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड इन्होंने बोला कि हमारे पास किसको एम्फेसाइज करना चाहिए, है ना, इंडिविजुअल के एक्शन लाइक कर्मा, है ना, कर्मा पे एम्फेसिस किया इन्होंने फॉर दी डिटरमाइनिंग द सोशल स्टेटस। Instead, emphasize the importance of an individual actions, that is karma and spiritual डेवलपमेंट। बट बुद्धिज़्म के अंदर यहाँ पे जो इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स होते हुए भी यहाँ पे कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाया यार जो वर्ना का इन्फ्लुएंस था, है ना, बिकॉज द सोशल सर्टिफिकेशन इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, है ना, विद सम मोनास्टिक रूल्स, है ना, जो कि बता रहे हैं कास्ट सिस्टम को। बिकॉज हमारे पास देखने को मिला कि जो ऑर्डिनेशन था ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द लोअर कास्ट वॉज समटाइम डिस्करेज, मतलब बुद्धिज़्म के अंदर जो सोशल लोअर क्लास के लोग जो यहाँ पे घुस रहे थे उसको कभी कभी डिस्करेज किया जाता था। सो इन प्रैक्टिस जो इम्पैक्ट है बुद्धिज़्म का ऑन वर्ना सिस्टम हैज़ बीन मिक्स्ड, है ना। ऑन वन हैंड इट प्रोवाइड अ मोर इगैलिटेरियन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम, बट दूसरे, है ना, दूसरे रिगार्डिंग यहाँ पे
अब दूसरे हाथ में इट डज नॉट अलाउ ऑल द पीपल इक्वली, बिकॉज इनइक्वालिटीज तभी भी थी, है ना। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कंक्लूड बता सकते हैं यार। However, despite Buddhism egalitarian principles, it did not completely eliminate the influence of Varna in its monastic and lay communities, बिकॉज हमारे पास देखने को मिला कि जो सोशल सर्टिफिकेशन इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म और वेरियस फॉर्म्स। फॉर इंस्टेंस जो ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स था, the ordination of individuals from lower caste was sometimes discouraged. Individuals from the lower caste was sometimes discouraged, and some texts reveal that Buddha himself faced resistance from the higher caste. Resistance from हायर कास्ट, बट इन प्रैक्टिस हम यहाँ पे कंक्लूड करने में बोल सकते हैं कि बुद्धिज्म एमर्ज एज रिस्पॉन्स टू द रिजिडिटीज एंड इनइक्वालिटीज ऑफ वर्ना सिस्टम, एंड एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है ये। बट हाउएवर द रिलीजियस इम्पैक्ट ऑन डिसमेंटलिंग द वर्ना सिस्टम has been limited, with caste-based inequalities continuing to persist within the Buddhist communities and the broader Indian society. So conclude कर सकते हैं by mentioning that however the religion's impact, ऐसे बोल सकते हैं, thus the religious impact on dismantling the Varna system has been limited, with caste-based inequalities continuing to persist within Buddhist communities and the broader Indian society. तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था वर्ना एंड बुद्धिज्म। तो हमने सबसे पहले तो बताया कि वर्ना जो कॉन्सेप्ट था वो हिंदुज्म के अंदर आया था, जहाँ पे 4 वर्नास के अंदर डिवीजन किया गया था सोसाइटी का यार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा में।
बट ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था वो मेजर सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, एंड जिसके एक तरह से जिसके रिस्पॉन्स में हमारे पास आया कौन सा, बुद्धिज़्म। बिकॉज यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज़ थी, डिस्क्रिमिनेशन था, उसके ऊपर एक तरह से रोक लगाने के लिए बुद्धिज़्म आया। और स्टार्ट किसने किया, सिद्धार्थ गौतम ने, है ना, 5th सेंचुरी BCE के अंदर, है ना, एक हायरार्किकल वर्ना सिस्टम को ख़त्म करने की बात की इन्होंने। क्योंकि पहले ये बेस्ड था, बिकॉज आप सोशल स्टेटस को डिटरमाइन कर रहे हो बेस्ड ऑन दी बर्थ। उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, ये बर्थ के बेसिस सोशल स्टेटस नहीं होना चाहिए, आदमी के काम के बेसिस में होना चाहिए, कर्मा के बेसिस में होना चाहिए, उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बेसिस में होना चाहिए, है ना। बट हाँ, इन्होंने एक इगलिटेरियन सोसाइटी की बनाने की बात की थी, बट यहाँ पे कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाए थे भाई। जो इन्फ्लुएंस था वर्ना सिस्टम का, जो कि मोनेस्टिक एंड ले कम्युनिटीज़ के लिए नहीं था, एक तरह से नुकसानदायक था। तो इन्होंने देखा कि देखो, इन्होंने खुद फेस किया भाई, जो ऑर्डिनेशन था हमारे पास, एक तरह से विद्रोह जो था, बिकॉज है ना, लोअर कास्ट के लोगों को इन लोग शामिल होने से रोकते थे एक प्रकार से। और बुद्धा हिमसेल्फ एक तरह से हायर कास्ट से इन्होंने क्या किया था, फेस किया था चैलेंज को। तो लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि देखो भाई, मानते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है वर्ना सिस्टम के ऊपर बुद्धिज़्म का, बट हाँ, उसका इम्पैक्ट कम्प्लीटली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ये ख़त्म नहीं कर पाया है। एक ब्रॉडर इंडियन सोसाइटी में आज भी ये परसिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर C है, धर्मा वर्सेस रिलीजन, है ना। धर्मा वर्सेस रिलीजन की बात करनी है भाई, तो इसका इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आंसर को बाय मेंशनिंग दैट जो धर्मा है और रिलीजन है, दे आर टू कॉन्सेप्ट दैट ऑफन मिसअंडरस्टूड, या फिर बोल सकते हैं है ना, इन कन्फ्यूज हो जाते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, है ना। ये दोनों डिस्टिंक्ट मीनिंग है भाई, डिस्टिंक्ट एप्लीकेशन भी है इनका। बिकॉज धर्मा की बात करें, धर्मा इज़ वॉट, इट इज़ अ ब्रॉड एंड अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के अंदर देखने को मिलता है ना। इट प्राइमरी रिफ्लेक्ट्स व्हाट, जो प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी इंडिविजुअल को फॉलो करने पड़ते हैं ज़िंदगी के अंदर, है ना। बट जो रिलीजन है एक तरह से ये मोर स्पेसिफिक एंड एक स्ट्रक्चर्ड बिलीफ सिस्टम है दैट इवॉल्व अराउंड व्हाट, दैट इवॉल्व अराउंड द वर्शिप ऑफ अ हायर पावर, जिसमें गॉड आ सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, है ना, गॉडेसेस हो सकते हैं। सो दोनों का बता के यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहले तो हम धर्मा की बात करते हैं यार। धर्मा प्राइमरली, और ये एंशिएंट इंडियन फिलोसफी है भाई, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के अंदर। इट प्राइमरली रिफर्स टू ethical moral principles, duties, that guide an individual's action in various aspect of life. ओके, जो एग्जाम्पल के तौर पे धर्मा इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, रिकार्नेशन, जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं वो सब, है ना। एक वाइड रेंज ऑफ वर्च्यूज़ आते हैं यार इसके अंदर, लाइक राइटियसनेस, ट्रूथफुलनेस, कंपेशन, सेल्फ रिजिलेंट, है ना। कि कोई आदमी जो है अकॉर्डिंग टू वन कास्ट, जेंडर एंड सोशल स्टेटस की रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें रहती है यहाँ पे, कैसे बिहेव करता है, एक न्यूट्रल लॉ को एनकम्पास करता है। सो ऑन द अदर हैंड जो रिलीजन है, religion is a more specific and structured belief system that revolves around the worship of a higher power or powers such as
गॉड्स एंड गॉडेसेस, है ना। जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो की डिफरेंस है इज दैट जो धर्मा इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव है ना, इसे बोल सकते हो फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, बट जो रिलीजन है एक तरह से रिजिड और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है यार, है ना। धर्मा गाइड्स एन इंडिविजुअल एक्शन इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, बट जो रिलीजन है एक प्रकार से वो स्पिरिचुअल परस्यूट की बात करता है। सो द की difference between dharma and religion is that dharma is a more comprehensive and flexible concept that encompasses various ethical and moral principles. While जो religion है और whereas the religion is a more rigid and structure system of beliefs and practice focused on the worship of a higher power. Also, the dharma guides an individual action in the all spheres of life, but जो रिलीजन है एक तरह से स्पिरिचुअल वे में ही बात करता है। धर्मा गाइड्स एन इंडिविजुअल्स actions in all spheres of life, while religion primarily governs one's spiritual pursuit. Okay, so in conclusion ये बोल सकते हैं कि जो धर्मा है इट प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल इन स्ट्रक्चरिंग दी सोशल स्ट्रक्चर, किसी भी फैमिली लाइफ को, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को फुलफिल करने में। एंड यहाँ पे ये सब चीज़ ठीक है। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो धर्म एंड रिलीजन आर टू डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट और इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स है ना, जो कि ह्यूमन सोसाइटीज़ को या फिर कल्चर को डिफरेंट वेज में शेप कर सकते हैं। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंसेस इज क्रूशियल फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। सो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस dharma and religion are distinct but interconnected concepts that have shaped human societies and cultures in various way। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसे कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, धर्म एंड रिलीजन की बात करनी थी तो हमने सबसे धर्मा की बात की। धर्मा इज व्हाट, धर्मा प्राइमरली
refers to the ethical and moral principles, duties and responsibilities जो किसी किसी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में होते हैं भाई। बट जो रिलीजन है वो रिलीजन क्या है, इट रिवॉल्व अराउंड द बिलीफ सिस्टम, एक हायर पावर पे बिलीव करना, ठीक है। जो की डिफरेंस है वो यही है कि जो धर्म एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है यार, बट जो रिलीजन है एक तरह से रिजिड कॉन्सेप्ट है जो कि है ना वर्शिपिंग के अंदर एक बिलीफ सिस्टम पे भरोसा रखने की बात करता है। धर्म जो है ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, बट जो रिलीजन है इसको आपसी परसिप एक तरह से स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट जो धर्म एंड रिलीजन है दे आर दी डिस्टिंक्ट बट ये इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमन सोसाइटीज़ को डिफरेंट कल्चर्स को वेरियस वे में अफेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है जिससे हम क्या कर पाएंगे, इन सोसाइटी एंड कल्चर को अच्छे से समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर डी क्या है यार, सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया की बात करनी है। ओके, सेफ गार्ड फॉर व्हाट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो इस आंसर को हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेंशनिंग दैट इंडिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है यार, विथ मोर देन 19,500 लैंग्वेजेस जो कि डायरेक्टली या फिर डायलेक्ट की फॉर्म में बोले जाते हैं, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए हैं लिंग्विस्टिक राइट्स के रिगार्डिंग, है ना, जिससे एक लिंग्विस्टिक हार्मोनी मेंटेन रहे। सो ये हमने बात करनी है, ठीक है। सो इंडिया इज अ कंट्री विथ इमेंस linguistic diversity with more than 19,500 languages or dialects spoken across the nation। एज द रिजल्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए हैं यार टू द लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड प्रमोट लिंग्विस्टिक हार्मोनी एज अ रिजल्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज incorporated various provisions and safeguards to protect the linguistic rights of the minority। and promote linguistic harmony, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्टिकल नंबर 29 है यार, है ना। इट गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू एनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर। है ना, guarantees the fundamental right to any linguistic minority to conserve their language, script and culture। ओके, ऑल्सो जो आर्टिकल 29 है इट इंश्योर दैट कोई भी सिटीजन का जो एडमिशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो लैंग्वेज के बेसिस पे ना डिनाइल हो। सो आर्टिकल 29 हो गया।
आर्टिकल 30 गारंटीज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज जो राइट है कि स्टेबलाइज कर सके खुद का और एडमिनिस्टर कर सके खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। grants linguistic and religious minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice। ओके। ऑल्सो आर्टिकल 60 जो है ये बोलता है कि जितनी माइनॉरिटीज़ हैं यार उनको उनकी लिंग्विस्टिक एंड कल्चर आइडेंटिटी मेंटेन करने की पावर है, प्रोविजन है थ्रू एजुकेशन। हमारे पास 3 लैंग्वेज फार्मूला भी है यार जो कि एनकरेज करता है द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस दैट इज़ हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, है ना, स्कूल लेवल पे। एंड एक तरह से सेफ गार्ड ही तो कर रहा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। 3 लैंग्वेज फार्मूला it encourage the study of 3 languages that is Hindi, English and a regional language at the school level। ना एक तरह से ये भी हमारे पास सेफ गार्ड करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, बिकॉज ये जो पॉलिसी है ट्राई टू प्रमोट व्हाट मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना, एंड जो डिफरेंट स्पोकन लैंग्वेजेस हैं उसको एक तरह से इंटीग्रेट करने की बात करता है यार, है ना। is another significant safeguard for, अरे यार छोड़ो ना, यहाँ पे हमारे पास 8th शेड्यूल की बात कर सकते हैं जो कि हमारे पास, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है यार सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स की बात की आर्टिकल 29, 33 लैंग्वेज फार्मूला हमारे पे 8 इस शेड्यूल के अंदर जहाँ पे 22 इंडियन लैंग्वेजेस को रिकोगनाइज किया गया है ना, इंश्योरिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो रिकॉग्नाइजेशन है वो क्या करता है भाई, इट लीड्स टू इंक्रीज यूजेज ऑफ दिस लैंग्वेज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एजुकेशन या फिर पब्लिक स्फीयर के अंदर। तो वो भी एक तरह से हमारे पास क्या कर रहा है, सेफ गार्ड कर रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 रीजनल लैंग्वेजेस ensuring their growth and डेवलपमेंट। और भी बहुत सारे हैं लाइक नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करनी है, है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया टू इन्वेस्टिगेट एंड माइंड, है ना, मॉनिटर द सेफ गार्ड प्रोवाइड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। Stabilize to investigate and monitor the safeguard provided to
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, है ना, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं एंड सेफ गार्ड हैं अलॉन्ग विद कुछ स्टेट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र के अंदर खुद का महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बनाया गया, तो जिस आसानी से और अच्छे से हमारे पास इम्प्लीमेंट कर सकें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग कोई प्रोग्राम्स हो उसको। सो हमारे पास कंटिन्यूस एफर्ट तो दिए गए हैं, बट है ना हमारे पास कंटिन्यूस एफर्ट रिक्वायर्ड है ना, और भी, जिससे हम क्या कर पाएँ, एडुकेट इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ एंड जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस कर पाएँ यार। ओके, सो हाउएवर continuous efforts are required to ensure however भी ठीक ही है, however continuous efforts are required to ensure the adequate implementation of these safeguards and address the challenges faced by linguistic minorities in India or in the country। ओके, सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था हमारे पास सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इंडिया। हमने बताया कि अंदर मोर देन 19,500 लैंग्वेजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं यार टू प्रोटेक्ट द लिंग्विस्टिक राइट्स। फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल 29 की बात की, जहाँ पे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज़ को कि वो कंजर्व कर सकते हैं उनके लैंग्वेज को, उनके स्क्रिप्ट को, कल्चर को। आर्टिकल 30 बात करता है टू एडमिनिस्ट्रेट एंड एस्टेब्लाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सी लैंग्वेज फार्मूला है जो कि एनकरेज करता है यार हमारे पास 3 लैंग्वेज की स्टडी को, जिसमें रीजनल लैंग्वेज भी आता है, जिससे माइनॉरिटीज़ को प्रमोट किया जाता है। 8th शेड्यूल के अंदर हमारे पास जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसके डेवलपमेंट की, उसकी ग्रोथ की बात करता है। नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, उनके जो सेफ गार्ड करता है ना, उनके राइट्स को मॉनिटर करता है ना। हमने स्टेट लेवल भी बात कर सकते हैं कि महाराष्ट्र ने कैसे बहुत सारे प्रोविजंस लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ने जो स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग बनाए जो है वो हमारे पास बता सकते हैं। लेकिन लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट देखो भाई बहुत सारे चीज़ें हैं, सो हमारे पास एडुकेट इम्प्लीमेंटेशन तो ज़रूरी ही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस है उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की बात करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमारे पास अब इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मेंशन कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये जो दोनों डिफरेंट और सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, है ना, और इनका डिफरेंट मीनिंग्स हैं और इनका डिफरेंट इम्प्लीकेशन है, ठीक है। बट जनरली इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, बट डिफरेंट है ये दोनों, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम आंसर को इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट वेस्टर्नाइजेशन ना। वेस्टर्नाइजेशन क्या है? इट रेफर्स टू द adoption of Western culture, values and practices by the non-Western societies, okay, and एक ऐसा प्रोसेस है that has been accelerated किसके द्वारा? कोलोनाइजर्स के द्वारा। कोलोनाइजर एरा में जब यूरोपियंस इंडिया आए तो एक तरह से यूरोपियन इंडिया नहीं, जब डिफरेंट जगह पे है ना स्प्रेड हुए तो उसकी वजह से हमारे पास ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं अबाउट द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, है ना, जो अडॉप्शन ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन सिस्टम हो गया, या फिर जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस हम एडमिनिस्ट्रेशन में आज इस्तेमाल करते हैं वो एक तरह से वेस्टर्नाइजेशन का ही तो एग्जाम्पल है ऑफ नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़। फॉर एग्जाम्पल द spread of
Christianity, the adoption of European style of education, okay, या फिर द यूज ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू वेस्टर्नाइजेशन एंड द use of Western language in administration and communication have all contributed to the westernization. यार these are all example of what westernization. ठीक है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन क्या है यार? मॉडर्नाइजेशन इट ऑन द अदर हैंड मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू ऑन द अदर हैंड मॉडर्नाइजेशन refers to the transformation of traditional societies into modern one, है ना, जिसमें क्या हो मॉडर्न सोसाइटीज मतलब जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, रैशनलाइजेशन हो. सो विच इज व्हाट इज द मॉडर्न सोसाइटी? यार ट्रेडिशनल सोसाइटीज का मॉडर्न सोसाइटीज में बदल जाना. एंड व्हाट इज द मॉडर्न सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी ऐसे सोसाइटी जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, रैशनलाइजेशन हो, and the decline of traditional social structures and norms. ये है मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, सो वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की बात करें. सो फॉर एग्जांपल व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? यार जैसे हमने वेस्टर्नाइजेशन एग्जांपल दिया था, मॉडर्नाइजेशन के एग्जांपल की बात करें तो जो शिफ्ट है एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी या फिर द राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, वो क्या है? वो कुछ नहीं है भाई, वो मॉडर्नाइजेशन ही है. द शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू industrial economies, the rise of democracy and the rule of law, and the growth of individualism या फिर सेक्युलरिज्म की बात करें, are all the aspects of modernization. ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों जो है मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन जो है, दोनों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला यार हमको सोसाइटीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड. बट जब इंडिया ने एक्सपीरियंस किया इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर, वेस्टर्नाइजेशन हैज़ बीन एविडेंट इन द एडॉप्शन ऑफ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. हमारे पास जो वेस्टर्न फैशन है, वेस्टर्न म्यूजिक जो सुनते हैं, म्यूजिक जो मूवीज़ हो गए, एट द सेम टाइम हम बोल सकते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी हमारे पास देखने को मिला. कैसे भाई? रैपिड ग्रोथ देखने को मिला अर्बन सिटीज़ के अंदर, एक्सपांसन ऑफ द एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल, है ना, जो न्यू सोशल क्लास का एक तरह से जो डेवलपमेंट एमर्जेंस हुआ, ये बता रहा है कि मॉडर्नाइजेशन हुआ. सो हमारे पास वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन दोनों का बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है भाई लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर, ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन ऑल्सो. बट कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेज रहे हैं, जैसे कि इन्होंने लोकल कल्चर को इरोड कर दिया है, जो ट्रेडिशंस थे, सोशल इनइक्वालिटीज उसको और भी बढ़ा दिया ना, जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम थे उसको यहाँ पे क्या कर दिया एक तरह से
इरोड कर दिया। देयरफॉर ये बहुत एसेंशियल हो जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं एंड प्रोसेस के अंदर, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के अंदर, उसको यहाँ पे हम क्या कर सकें, अंडरस्टैंड करें और उसको सुलझाएं। सो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाई मेंशनिंग दैट while westernization and modernization have brought about numerous positive changes such as improved living standard and greater access to education, they have also had negative consequences. This include the erosion of local cultures and traditions, increased social inequalities, social therefore it is essential for anthropologists to critically examine the complexities and जो process of westernization है and understand the implication of diverse societies and culture हमारे अंदर. So therefore it is essential for anthropologists to critically examine the complex process of westernization and modernization to understand their implication for diverse societies and cultures. ओके, सो क्वेश्चन था भाई हमारे पास मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. हमने स्टार्ट किया बाय मेंशनिंग दैट मॉडर्नाइजेशन क्या है, वेस्टर्न कल्चर का एडेप्टेशन, वेस्टर्न वैल्यूज़ का एडेप्टेशन, वेस्टर्न प्रैक्टिस का एडेप्टेशन किसके द्वारा, नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के द्वारा. और हमारे पास एग्जांपल के तौर पे जो स्प्रेड हुआ क्रिश्चियनिटी का, जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन जो हम अपनाते हैं, जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश का जो हम एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो कुछ नहीं है, वो वेस्टर्नाइजेशन ही है. मॉडर्नाइजेशन की बात करी मतलब जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उनका मॉडर्न सोसाइटीज़ में बदल जाना इज कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन. अब मॉडर्न सोसाइटीज़ होते क्या हैं, ऐसे सोसाइटीज़ जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ऐसे सोसाइटीज़ जिसमें अर्बनाइजेशन होता है, ऐसे सोसाइटीज़ जिसमें हमारे पास रैशनलाइजेशन होता है, वो हमारे पास क्या है, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं. और मॉडर्नाइजेशन का इसी को बदलना इज कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन. एग्जाम्पल के तौर पर जब हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट हुए, जो हम राइज ऑफ डेमोक्रेसी या फिर रूल ऑफ लॉ हमारे पास देखने को मिलता है, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअलिज्म या फिर सेक्युलरिज्म जो है, वो सब क्या है भाई, मॉडर्नाइजेशन ही है. सो मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, लाइक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन हुआ है, बट कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी रहे हैं, जैसे कि इंक्रीज सोशल इनइक्वालिटीज़ रहे हैं यार, लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन यहाँ पे इरोड हो गया है, जो डिस्ट्रप्शन हुआ है ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में, वो भी एक तरह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ही है. सो जरूरी क्या है, कंक्लूजन में हमने बताया कि जरूरी ये है कि हम इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन को समझें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका इम्प्लीकेशन डाइवर्स सोसाइटीज़ के अंदर एंड कल्चर के अंदर समझें, और कोई भी दिक्कतें आती है तो हम उसको सुलझा सकें. तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना. 2A नंबर क्वेश्चन क्या है यार, इलस्ट्रेट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वीरावती कार्वे
हमको बात करनी है अबाउट इरावती कार्वे। देखो जो पेपर 2 है भाई, वहाँ पे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बात होती है, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की बात होती है ना। चीज़ें बहुत कम है वहाँ पे पढ़ने के लिए, यूनिट भी कम है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन तो 250 का ही है, तो कम पड़ गया था नंबर आने के चांसेस कहाँ से हैं, पेपर 2 से। तो हमको ज़्यादा फोकस करना है पेपर 2 के अंदर। सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते ही नहीं रहना यार, बिकॉज उसका वेटेज आप देखोगे सिलेबस वाइज, वास्टनेस ऑफ थिंग्स यू हैव टू कवर, उसके वाइज देखोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी कम नंबर के लिए। और यहाँ पे पेपर 2 के अंदर चीज़ें कम है यार फॉर ज़्यादा नंबर्स, ठीक है। तो हमको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, टू इलस्ट्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इरावती कार्वे टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, मेक अ स्पेशल मेंशन ऑफ हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात तो करनी ही करनी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इरावती कार्वे की बात भी करनी है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। सो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाई मैंशनिंग दैट जो इरावती कार्वे है ना, शी वॉज द पाइनियर इन द फील्ड एज फर्स्ट वुमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन इंडिया, है ना। एंड इनका जो वर्क है वो वेरियस एस्पेक्ट में रहा है। फॉर एग्जांपल जो कास्ट हो गया, किनशिप हो गया, मैरिज हो गया, फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, है ना। सो इसकी हम बात करते हैं। इरावती कार्वे was a pioneer in the field and was the first woman anthropologist in India. ओके, इनका जो काम है कार्वे's work focused on various aspects of Indian society. Such as caste, kinship, marriage and family structure. सो मेजर वर्क की बात करें कार्वे's major work in लाइक फॉर एग्जांपल जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया, 1953 में जो ये वर्क था इनका, इट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ किनशिप सिस्टम इन इंडिया बिकॉज सी एक्सप्लोर द इंटीग्रेसीज ऑफ किनशिप रिलेशनशिप, है ना। उनका इम्प्लीकेशन क्या है किनशिप का मैरिज के ऊपर, फैमिली के ऊपर, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग। Explores the intricacies of kinship relationships and their implication on marriage, family and social organization. Hindu society and interreligious
इंटरप्रिटेशन, ये जो वर्क था वो 1961 में इन्होंने पब्लिश किया था, है ना। एंड ये बुक जो है ये किसके ऊपर था भाई, प्रोवाइड द एनालिसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, है ना। बिकॉज इन्होंने बताया कि जो कास्ट सिस्टम है इज नॉट अ स्टैटिक रिजिड हायरार्की बट अ डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल सोशल स्ट्रक्चर जो कि टाइम के साथ बढ़ा है। सी argues that the in this book she argues that the caste system is not a static rigid hierarchy but a dynamic and flexible social structure that evolve over time। यहाँ पे एक और वर्क है भाई, लाइक महाराष्ट्र के अंदर एक वर्क था इनका, महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल। ये जो वर्क था 1968 में इन्होंने पब्लिश किया था। एंड हाँ, ये जो वर्क लिखा था महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल, है ना, यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, है ना, ये एक तरह से जो सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बताया था। बट हाँ, दो ठीक है बिकॉज हमको लिटरेरी वर्क की बात करनी है ना। सो जो कार्वे का जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस है वो क्या क्या है ना। बहुत सारे मदर टंग में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। फॉर एग्जांपल युगांतर की बात की, है ना, मोची गारने की बात की। सो आवर फैमिली जिसका मतलब होता है वो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में। फर्स्ट क्या है भाई हमारे पास, युगांता। द एंड ऑफ एन इपोक, ये कब लिखा था 1969 के अंदर, ठीक है। एंड ये बुक जो है किसके बारे में बात करता है ना, महाभारत की बात करता है यार। It provide unique perspective of Mahabharata by focusing on the human aspect of the character and their motivation rather than the mythical and divine elements. This book provide unique perspective on the Mahabharata by focusing on the human aspect of the character and their motivation rather than the divine, mythical and elements. ओके, एक और वर्क लिखा था, एक और लिटरेरी वर्क है भाई यहाँ पे, उसका नाम क्या है, आमची गारने, जिसका मतलब क्या होता है आवर फैमिली। 1947 में इन्होंने इसको पब्लिश किया था।
एंड एक एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क है दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ हर फैमिली एंड हर एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप इन अ ट्रेडिशनल महाराष्ट्र हाउस होल्ड। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। in which she narrates the story of her family and her experiences। ठीक है, सो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट इरावती कार्वेज का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, इमर्स रहा है इन वेरियड पर्सपेक्टिव, बिकॉज हर रिगरस फील्ड वर्क एंड इंसाइटफुल एनालिसिस, जो इनोवेटिव अप्रोच है टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी है ना, मेक हर अ पायनियर इन द फील्ड वर्क। और इनका जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है इट्स रिफ्लेक्ट ability to combine her anthropological insight with the storytelling, making her accessible to a wider audience। ठीक है, तो इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट इरावती कार्वेस contribution to Indian anthropology are immense and varied। Additionally, her literary contribution reflect her ability to combine her insight with storytelling, making her work accessible to wider ऑडियंस। ओके, सो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, इलस्ट्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इरावती कार्वे टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड मेक स्पेशल मेंशन ऑफ हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। तो हमने बताया कि देखो यार, जो इरावती कार्वे थे ये फर्स्ट वुमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में इंडियन सोसाइटी के अंदर चीज़ें बताई हैं, लाइक कास्ट, किनशिप, मैरिज, फैमिली स्ट्रक्चर। सो इनका जो वर्क है उसमें क्या आता है भाई, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये जो बुक है वो किनशिप के बारे में बताता है, मैरिज, फैमिली, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। एक बुक है यार हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि 1961 में लिखा था, जो कि ये बुक जो है कास्ट सिस्टम के बारे में बताता है कि जो कास्ट सिस्टम में एक रिजिड हायरार्की नहीं है बट एक फ्लेक्सिबल सोशल स्ट्रक्चर है जो कि समय के साथ बदलता रहता है। हमने बात की अबाउट कार्वे का जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है ना, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन मतलब इन्हें जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज इन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम था युगांता द एंड ऑफ एन इपोक, जिसमें इन्होंने महाभारत के बारे में बताया था, जो महाभारत के जो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसके बारे में बताया था, रादर देन जो डिवाइन माइथिकल एलिमेंट्स थे है ना, उसके जो कैरेक्टर्स थे उसके रिगार्डिंग बात की थी, मोटिवेशन की बात की थी, यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं उसकी बात की थी इस किताब में। एक और किताब था भाई मराठी लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने इसको, ठीक है, अमेची गारने। अमेची गारने का मतलब क्या है, हमारा परिवार, आवर फैमिली, जिसमें इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी कि जैसे जैसे एक मराठी ट्रेडिशनल मराठी फैमिली में कैसे इन्होंने ग्रो अप किया, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे इनके है ना, क्या क्या चीज़ें थी है ना, जो एक तरह से कल्चरल इंसाइट प्रोवाइड करता है, सोशल एस्पेक्ट को समझने में मदद करता है यार इंडिया के अंदर। सो हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट जो इरावती कार्वे का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा रहा है, इमेंस रहा है यार, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में रहा है, बट उसके साथ साथ इनका जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है वो भी बताता है कि इनकी एबिलिटी की कैसे ये कहानी सुना सकती थी है ना, कैसे एक वाइडर ऑडियंस तक एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट को पहुंचा सकते थे। अब पहुंचाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, सेकंड का ही बी है ये। व्हाट आर द आर्गुमेंट्स फॉर एक्सक्लूडिंग नर्मदा मैन फ्रॉम होमो इरेक्टस। नर्मदा मैन को होमो इरेक्टस से अलग क्यों कर दिया गया, ये हमसे पूछा गया, क्या ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग
ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स फॉर एक्सक्लूडिंग नर्मदा मैन फ्रॉम होमो इरेक्टस। तो इसको हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, मेंशनिंग समथिंग अबाउट नर्मदा मैन। तो देखो नर्मदा को इनको पहली बार सेंट्रल इंडिया के अंदर हमारे पास 1982 में डिस्कवर किया गया था। एक फॉसिलाइज्ड स्कल कैप मिला था भाई, जो कि एक तरह से आप हमने माना कि एक होमोसेपियन के स्पीसीज ही है, होमो स्पीसीज के अंदर ही है ये, मतलब होमोजीनियस के अंदर ही है ना। बट ये डिबेट था कि यार इसको होमो इरेक्टस के अंदर क्लासीफाई किया जाए कि ना जाए। तो कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो कि बोलते हैं नहीं भाई ये नहीं है, तो आर्गुमेंट्स हमको बताने हैं। सो दी नर्मदा मैन discovered in 1982 in central India is a fossilized skull cap representing one of the earliest known homo species found in the Indian subcontinent. ओके, यहाँ पे it has been a subject of debate। अरे यार तो बता दिया गया है ना, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो आर्गुमेंट्स फॉर एक्सक्लूडिंग नर्मदा मैन फ्रॉम होमो इरेक्टस कैटेगरी। पहला क्या है भाई, हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कुछ डिफरेंसेस हैं। एंड ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जो नर्मदा मैन है जो इसका स्कल कैप मिला है भाई, वहाँ पे हमारे पास जो क्लासिक होमो इरेक्टस के स्कल कैप से हमारे पास डिफरेंट दिखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि जो नर्मदा मैन का जो स्कल कैप है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ थिक क्रेनियल बोन एंड अ मोर राउंडेड शेप, है ना। एंड एक तरह से जो ब्रो रिज है वो डिफरेंटली पोजिशनड है। एंड ये जो डिफरेंस है वो बताता है कि जो नर्मदा मैन है इट कुड रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज, है ना, और ओरिजिनल वेरिएंट ऑफ होमो इरेक्टस। The Narmada man skull cap is characterized by a thicker cranial bone, a more rounded shape, and a differently positioned brow ridge, है ना, compared to the classic Homo erectus skull cap. It displays significant morphological difference compared to the classic Homo erectus skull cap. ओके, तो पहला मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है यार,
दूसरा जियोलॉजिकल एज में भी यहाँ पे गैप है ना। जो नर्मदा मैन का जो फॉसिल है इट इज अराउंड 2.5 लाख ईयर ओल्ड, बट हमारे पास जो होमो इरेक्टस फॉसिल है वो ज़्यादा यंगर है यार, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ पे पाया गया था, अफ्रीका एंड एशिया के अंदर। तो ये बताता है कि जो एज डिस्क्रिपेंसी है ना, वो उसको बोलती है कि नर्मदा मैन रिप्रेजेंट लेटर स्टेज इन ह्यूमन इवोल्यूशन, है ना। बिकॉज मतलब इरेक्टस जो है ज़्यादा पुराना है नर्मदा मैन से। द एस्टिमेटेड एज ऑफ द नर्मदा मैन fossil is around 250,000 year old, which is significantly younger than the dates associated with typical Homo erectus fossils which are found in Asia and Africa. तो इसकी वजह से एक अलग टाइप में रखा गया है उसको, है ना। इसकी वजह से हमारे पास एक अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है नर्मदा मैन को। तो पहला हमने देखा क्या, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, जियोलॉजिकल डिफरेंसेस। हमारे पास कुछ एडिशनल फॉसिल की कमी है भाई, बिकॉज इसके पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके स्कल कैप ही मिला है। तो स्केर्सिटी ऑफ फॉसिल के रिगार्डिंग क्लियर इवोल्यूशनरी लिंक नहीं बना पाया है होमोसेपियन और होमो इरेक्टस और नर्मदा मैन के बीच में। इसकी वजह से भी एक अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। due to scarcity of fossil evidence, it is difficult to establish a clear evolutionary link between Mother Man and Homo erectus or other Homo species. कुछ जेनेटिक एविडेंस भी ये बताते हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमंस थे साउथ एशिया के अंदर, वो कुछ यूनिक जेनेटिक कंपोनेंट्स रखते हैं यार, जो कि होमो इरेक्टस के अंदर नहीं पाए जाते, है ना। और ये फाइंडिंग्स ये बोलते हैं कि जो नर्मदा मैन है इट इज़ अदर देन दी होमो पॉपुलेशन, बिकॉज साउथ एशिया के अंदर एक सेपरेट इवोल्यूशनरी पाथ देखने को मिला है जो कि क्लासिक होमो इरेक्टस के अंदर नहीं है यार। सो उसकी वजह से भी एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। दी फाइंडिंग्स और the findings of recent genetic research indicate that the Narmada man and other early Homo population in South Asia
followed a separate evolutionary path from classic Homo erectus population in अफ्रीका एंड एशिया। सो इन कंक्लूजन हमें बोल सकते हैं कि जो नर्मदा मैन है उसको हमने जो एक्सक्लूड किया है होमो इरेक्टस कैटेगरी से, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, जियोलॉजिकल एज डिस्क्रिपेंसीज, जो स्केर्सिटी है एडिशनल फॉसिल्स का या फिर जेनेटिक एविडेंस का। बट however it is essential to note that this argument are still debated among anthropologists and further research is needed to establish a more definitive classification. So conclude कर सकते हैं by mentioning that however it is essential to note that these arguments are still debated among anthropologists and further research is needed to establish a more definitive classification for the नर्मदा मैन। ओके, सो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन था व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स फॉर एक्सक्लूडिंग नर्मदा मैन फ्रॉम होमो इरेक्टस कैटेगरी। होमो इरेक्टस कैटेगरी के हमने बाहर क्यों रखा है यार, होमो इरेक्टस के अंदर क्यों नहीं रखा नर्मदा मैन को? तो हमने स्टार्ट किया बाय मेंशनिंग दैट जो नर्मदा मैन है उसका पहली बार फॉसिल सेंट्रल एंड ग्लेशियर, नर्मदा मैन जो नाम से समझ आ रहा है नर्मदा नदी के किनारे है ना, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे इसका फॉसिल मिला था, एक स्कल कैप मिला था है ना, जो कि हमने इसको डेट किया तो हमारे पास अराउंड 2.5 लाख ईयर पुराना था। ठीक है, लेकिन जो कि बहुत है ना यंगर है भाई किसके मुकाबले? होमो इरेक्टस और भी पुराने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं कि ये कैसे नर्मदा मैन जो है होमो इरेक्टस के अलग कैटेगरी है। ठीक है, पहला तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है यार, है ना, उसका जो क्रेनियल बोन है वो हमारे पास कितना है ना, हमारे पास थिक है किसके मुकाबले? होमो इरेक्टस के मुकाबले, है ना। उसका जो शेप है वो ज़्यादा राउंडेड है होमो इरेक्टस के मुकाबले। जो ब्रो ब्रिज है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंटली पोजिशनड है। तो ये हमारे पास लगता है कि नहीं भाई डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है होमो स्पीसीज के अंदर, है ना। क्लासिक होमो इरेक्टस की जो स्कल कैप है उससे मैच नहीं कर रहा है। जियोलॉजिकल एज भी डिफरेंट है यार, बिकॉज हमारे पास जो नर्मदा मैन है वो 2.5 लाख ईयर ओल्ड है, बट जो कि होमो इरेक्टस की स्पीसीज वो ज़्यादा 3-4 इतने पुराने हैं। तो हमारे पास बताता है कि देखो यार होमो इरेक्टस फॉसिल से थोड़े डिफरेंट हैं। और तीसरा क्या है कि हमारे पास फॉसिल्स की उतनी कमी, मतलब उतनी ज़्यादा हमारे पास है ना फॉसिल्स है नहीं यार, बिकॉज हमारे पास सिर्फ स्कल कैप मिला है, बाकी ज़्यादा फॉसिल्स नहीं मिले। तो इवोल्यूशनरी लिंक एस्टैब्लिश करने में हमारे पास दिक्कतें हो रही हैं रिगार्डिंग नर्मदा मैन एंड होमो इरेक्टस। और भी बहुत सारी चीज़ें जो रिसेंट एडवांसमेंट है यार, रिसेंट जेनेटिक रिसर्च जो है वो बताता है कि जो होमो इरेक्टस है जो कि एशिया एंड अफ्रीका के अंदर जो फॉसिल्स पाए गए हैं वो एक सेपरेट इवोल्यूशनरी पाथ फॉलो करता है एज कम्पेयर टू दी नर्मदा मैन, दैट इज दी स्पीसीज विच आर फाउंड इन दी सेंट्रल एशिया या फिर साउथ एशिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 एविडेंस हमने बताया मेन जिसमें हमारे पास ये बोलता है कि देखो यार इसकी वजह से हमारे पास जो होमो इरेक्टस है उसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखा गया है, डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखा गया है, होमो इरेक्टस के अंदर नहीं रखा गया है। बट ये एक चीज़ और है, लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि देखो भाई ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमने बताए हैं दे आर स्टिल डिबेटेड यार, ऐसा कोई हमारे पास सही है ये कोई जरूरी नहीं है, रिसर्च और भी बहुत जरूरी है। फर्दर रिसर्च हमारे पास बता सकते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन करने में हेल्प कर सकते हैं कि डेफिनेटिव क्लासिफिकेशन की कहाँ रखना चाहिए नर्मदा मैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्या है? क्रिटिकली डिस्क्राइब बी आर अम्बेडकर्स आर्गुमेंट ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम।
जो इंडियन कास्ट सिस्टम है उसके ओरिजिन के रिगार्डिंग जो बी आर अम्बेडकर का जो आर्ग्यूमेंट है उसको क्रिटिकली डिस्क्राइब करना है। क्रिटिकली मतलब जहाँ भी चीज़ें आ जाए तो वहाँ पे आपको दोनों पक्ष देखने हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, है ना, दोनों पहलू बात करनी है, ठीक है। सो फिर से पढ़ते हैं, क्रिटिकली डिस्क्राइब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्ग्यूमेंट ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, इस प्रकार के देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए एक फोल्डर है, एक चारा है, जिससे आपको आगे का जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको बनाना है, ठीक है। ये आपके पास वो कंटेंट बेस है यार, जिसको भूलना नहीं है, इसके जो आंसर्स हैं उसको आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन की फॉर्म में, बिकॉज इसके एग्जांपल्स जो हैं इसमें जो फैक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं वही काम आएंगे, वही अपने को एकदम अच्छे रखने, बिकॉज नए क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कभी नहीं बना पाओगे एकदम परफेक्ट। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आया अगर, तो उसको आपको 9 समझना। सपोज करो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको 15 में 7 से 8 नंबर लाने पड़ेंगे यार, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब क्रिटिकली और क्रिटिकली डिस्क्राइब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट इसका जो इनका आर्ग्यूमेंट है ना भाई, वो क्या है कि जो ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम है वो प्राइमरली बेस्ड ऑन व्हाट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो तो जनरल स्टडीज का आंसर हो जाएगा यार, बिकॉज इन्होंने बोला कि जो इंडियन कास्ट सिस्टम है इट इज डेडिकेटेड टू द लाइफ टू द इमेंसिपेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड लोअर कास्ट इन इंडिया। सो इन्होंने बोला कि जो ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम है इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं इनका जो आर्ग्यूमेंट है इट रिवॉल्व्स अराउंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, लाइक रेशियल थ्योरी की बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल थ्योरी की बात करते हैं, जो रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर है उसकी बात करते हैं, है ना, एंडोगेमी का क्या रोल रहा है इंडियन कास्ट सिस्टम में उसकी बात कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन की बात कर सकते हैं। सो ये 5 जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, मेन आर्ग्यूमेंट्स, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखो इन्होंने बोला, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि जो ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम है, ओके, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑन द ओरिजिन ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम आर प्राइमरली based on a combination of historical analysis, sociological theories and anthropological evidences, है ना। तो जो आर्गुमेंट्स इन्होंने दिए पहला है जो रेशियल थ्योरी की बात की ना यार, because Ambedkar critically examined the racial theory which posited that the caste system originated as a result of the racial difference between the conquering Aryans and the indigenous non-Aryan, because इन्होंने बोला कि जो थ्योरी है was inadequate in explaining the complex and the rigid structure of the caste system, because जो caste system बना है वो आर्यन एंड नॉन आर्यन के बीच में देखते हुए बना गया है। बट ये भी बोलते हैं कि जो रेशियल थ्योरी है it inadequately explained the complexity and rigidity of the caste system as it ignored the social and cultural factor that contributed to its development, है ना। He argued that this theory was inadequate in explaining the complex and rigid structure of the caste system as it ignored
the social and cultural factors that contributed to the development of the caste system. ये हो गया। इन्होंने बोला कि देखो जो ऑक्यूपेशनल थ्योरी है जो ये बोलता है कि ये इस प्रकार से ऑक्यूपेशन की वजह से कास्ट सिस्टम यहाँ पे ओरिजिनेट किया होगा, बट इन्होंने बोला कि ऑक्यूपेशनल थ्योरी भी एक तरह से सजेस्ट नहीं करती कि जो कास्ट सिस्टम आज हमारे पास देखने को मिलता है यार, एंशिएंट इंडिया के अंदर वो डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर था, बट इन्होंने बोला कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है कुड नॉट हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिजिड कास्ट हायरार्की जो कि आज हमको देखने को मिलता है, because occupation were not hereditary or exclusive to these stages, early stages in the society. Okay, जो ऑक्यूपेशनल थ्योरी है ऑफ द कास्ट सिस्टम उसको इन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस किया यार। He argued that the division of labor could not have led to the formation of rigid caste hierarchies as occupations were not hereditary. तो इन्होंने ऑक्यूपेशनल थ्योरी को भी डिसमेंटल कर दिया। जो रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर की बात की कि देखो यार इसको जो ओरिजिन के अंदर इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है वो भी एक दिक्कत है, बिकॉज इन्होंने बताया कि जो रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर का उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कास्ट सिस्टम, बिकॉज ही आर्ग्यू दैट द कास्ट सिस्टम वाज अ रिजल्ट ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन which sought to maintain a social control and a dominance by dividing people into various caste and subcaste, and is based on the principle of purity and pollution. तो क्या लगता है क्या अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन से ही सीखा था? हाँ, ऐसा लगता है भाई। जब इस आर्ग्यूमेंट्स को आप समझते हो तो डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे जरूरी क्या होता है जानते हो? डीपर अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी क्या होता है? आप चीज़ों को एनालाइज करो, आप चीज़ों को समझोगे तो आपको समझ आएगा यार ये अंग्रेज जो आए थे वो इन्हीं के ये भारत को जो राज करने का तरीका ब्राह्मण से ही सीखा था, है ना? तोड़ दो और फिर राज करो। तो यही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अम्बेडकर एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर। यार तो बता चुका हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम बताएंगे। ही आर्ग्यूज that the caste system was a result of the Brahminical religion which sought to maintain social control and dominance by dividing people into caste and subcaste. और भी बहुत सारे द रोल ऑफ एंडोगैमी इज ऑल्सो, बिकॉज इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि देखो एंडोगैमी इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड परपिचुएशन ऑफ द कास्ट सिस्टम
इन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण्स है ना, दे अटेम्प्ट टू मेंटेन देयर प्योरिटी एंड सुपीरियरिटी, है ना, जो एंडोगेमी वो मतलब परफॉर्म करते थे, दूसरे कास्ट को यहाँ पे घुसने नहीं देते थे, है ना। यही एक तरह से यही कारण रहा है कि एक हमारे पास एक रिजिड एंड एक्सक्लूसिव सोशल ग्रुप बन गया भाई कास्ट की फॉर्म में। He argued that the Brahmins, in an attempt to maintain their purity and superiority, practice endogamy, and that leads to the formation of the rigid and exclusive social group, and that led to the formation of rigid and exclusive social group, and which later transform into what? कास्ट सिस्टम। सो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, है ना, इनका जो आर्गुमेंट है ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम बी आर अम्बेडकर का, वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए दिया है इन्होंने, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, है ना, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, है ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इनका जो वर्क है, अम्बेडकर वर्क वाज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू दी, है ना, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, एंड वो हमारे पास जो आगे के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनके जनरेशन्स आने वाले हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, है ना। एंड एक तरह से स्कॉलर्स को काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि कैसे इराडिकेट कर सकते हैं दी सिस्टम कॉल्ड दी कास्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट Ambedkar's work has significantly contributed to our understanding of the complexity and rigidity of the caste system in India, and has inspired generations of social reformers and scholars to work towards eradication. ओके, सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था हमारे पास, है ना, हमको बात करनी थी क्रिटिकली डिस्क्राइब डियर अम्बेडकर आर्गुमेंट ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने जो आर्गुमेंट दिए थे वो हिस्टोरिकल एनालिसिस के बेसिस पे, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बेसिस पे, एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे दिए थे। तो हमारे पास आर्गुमेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम की बात करें तो इन्होंने बोला कि देखो रेशियल थ्योरी जो बनाया गया था, जिसके बेस में जो कास्ट सिस्टम, इन्होंने बोला कि हम आर्यंस और नॉन आर्यंस में जो डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कास्ट सिस्टम बनाया। वो बोला कि देखो भाई, ये जो आपने सिर्फ और सिर्फ रेशियल थ्योरी के बेस में जब हमने कास्ट सिस्टम बना दिया, जो थ्योरीज वो बोलती हैं कि रेशियल थ्योरी की वजह से कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है, वो बोलते हैं कि यार ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे जो कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड स्ट्रक्चर है कास्ट सिस्टम का उसको। तो ये जो रेशियल थ्योरी है वो क्या करता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, है ना, ये इग्नोर कर देता है जो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं उसको। इन्होंने बोला कि जो ऑक्यूपेशनल थ्योरी है, दैट कुछ लोग बोलते हैं चलो ऑक्यूपेशन की वजह से कास्ट सिस्टम बना, तो अंबेडकर बोलते हैं कि नहीं भाई देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन के बेस में कास्ट सिस्टम बना दिया आपने, तो जो डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है ना, वो एक तरह से इस डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो हेरिडिटरी नहीं था यार, लेकिन हमारे पास कास्ट सिस्टम इतना हेरिडिटरी कैसे हो गया, वो भी एकदम रिजिड कास्ट हेरिडिटरी, जो रिजिड कास्ट हायरार्कीज है वो कैसे आ गई। तो वो बोलते हैं कि ये भी गलत है।
तीसरा जो आर्गुमेंट बोलते हैं कि देखो आपने जो बना दिया कास्ट सिस्टम, ठीक है, तो इसमें आपने रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर के ऊपर बनाया है, बिकॉज जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है उसने बोला कि एक तरह से है ना, उसकी वजह से हमारे पास कास्ट सिस्टम आया, जिन्होंने बोला कि देखो हमने क्या किया, सोशल ग्रुप्स में, सोशल स्टेटस में, सब कास्ट एंड कास्ट में जो डिवाइड किया है ना, उन्होंने बोला कि हमने सोशल कंट्रोल एंड डोमिनेंस के लिए उन्होंने बना दिया यार, है ना, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट ये मानते थे ब्राह्मणिकल रिलीजन के अंदर, तो वो उसकी वजह से कास्ट सिस्टम आया, इन्होंने बोला, ठीक है। और ये बोला कि देखो ये और जो कास्ट सिस्टम है ना, तो आपने जो ब्राह्मण जो है ना, उन्होंने एंडोगेमी का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया, उसकी वजह से भी परपिचुएट हुआ, उसकी वजह से भी ओरिजिनेशन हमारे पास देखने को मिलता है कास्ट सिस्टम का, बिकॉज ये बोलते थे कि देखो हम प्योर हैं, हम सुपीरियर हैं ब्राह्मण, तो हम एंडोगेमी फॉलो करेंगे, हम अपने कास्ट से बाहर शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बाकी लोगों को भी बोलते हैं, बाकी कास्ट के अंदर भी एंडोगेमी फॉलो करने के लिए बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सक्लूसिव सोशल ग्रुप का यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिला, वो भी एक तरह से कास्ट सिस्टम के ओरिजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो और भी बहुत सारे कारण है यहाँ पे, आप संस्कृताइजेशन का रोल भी बता सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि जो लोअर कास्ट हैं दे ऑफन इमिटेट द कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ द हायर कास्ट, ठीक है, जो एक तरह से एक सोशल मोबिलिटी पाने के लिए, हायर स्टेटस पाने के लिए जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हायर कास्ट को इमिटेट करते हैं, उनके प्रैक्टिसेस को, उनके कस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई कर दिया कास्ट सिस्टम को यार, जिससे एनफोर्स करने में एक और भी ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर ये बनता गया, ठीक है। तो ये हमने सब बात की, लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि जो इनका आर्ग्यूमेंट है, जो इनका है ना आर्ग्यूमेंट है अम्बेडकर जी का, वो भी हमको समझने में हेल्प करता है यार, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो रिजिडिटी है कास्ट सिस्टम का, और जो फ्यूचर जनरेशंस हैं स्कॉलर्स के या फिर रिफॉर्मर्स के, उनको हेल्प करता है कि हम कैसे काम कर सके, तो कास्ट सिस्टम इरेडिकेट हो पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2। पेपर 2 का सेक्शन ए में हमने कवर किया है कि इसमें सेक्शन ए का ये पार्ट 1 है यार, ठीक है, सेक्शन ए का पार्ट 1 है, जहाँ पे हमने 5 शॉर्ट नोट के क्वेश्चन किए और 3 जो थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक 20 नंबर का, एक 15 नंबर का, एक 15 नंबर का, 3 क्वेश्चन किए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ सेक्शन ए, पेपर 2 ऑफ 2022 के PYQs एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल।